रामायण एंड वाराणसी इंडिया की दो ऐसी मूवीज जो अगर चल गई तो इंडियन सिनेमा हॉलीवुड के बराबर खड़ा हो जाएगा, और अगर नहीं चली तो इंडियन सिनेमा 20 साल पीछे भी चला जाएगा, क्योंकि इन फिल्मों का बजट ही किसी छोटी मोटी फिल्म इंडस्ट्री के टोटल कलेक्शन से भी ज्यादा है। And if you're doing what I just saw, what the world will see in a couple of days, how much money are you spending on this? It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crores. Once we started designing the worlds of Varanasi, we realized, we need a bigger format to and capture their magnificence. So then we thought of how can we do that, how can we go about it, and obviously तो इसीलिए इस वीडियो का बनाने का पर्पस बस यही डिस्कस करना है कि हाउ रामायण एंड वाराणसी कैन मेक एंड ब्रेक इंडियन सिनेमा। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे वाराणसी एंड रामायण सिर्फ इंडियन लेवल पे बड़ी फिल्म नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी वाराणसी एंड रामायण, अवतार एंड एवेंजर्स जैसी फिल्मों को भी बीट कर सकती है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम उन लोगों के उस डाउट को भी क्लियर करेंगे जो कह रहे हैं कि 4000 करोड़ के बजट की रामायण एंड 1300 करोड़ की वाराणसी अगर इंडिया की बिगेस्ट हिट होती है तो भी प्रॉफिटेबल साबित नहीं होगी। तो जो लोग इन मूवीज के बजट के कुछ ज्यादा ही हाई होने की वजह से टेंशन ले रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इतने बड़े बजट को एक इंडियन मूवी के लिए रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जरूर लगता है, बट राजा मौली और नामित मल्होत्रा दोनों ने ही एक मास्टर प्लान बनाया है, जिसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ये दोनों मूवीज बस अपने बजट ही रिकवर नहीं करेगी, बल्कि हॉलीवुड मूवीज की तरह 400 to 500 मिलियन का कलेक्शन भी करेगी। और अगर ये दोनों मूवीज इतना कमा लेती है तो हम इसी वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे रामायण एंड वाराणसी के हिट होने से इंडियन सिनेमा आने वाले 10 सालों में हॉलीवुड तक को रिप्लेस कर देगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू से शुरू करते हैं इस एक्साइटिंग वीडियो को। तो रामायण जो 4000 करोड़ के बजट के साथ इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है, वहीं वाराणसी जो 1400 करोड़ के बजट के साथ इंडिया की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है। और इंडिया की जो मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म रामायण है उसको इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसर दंगल मूवी के डायरेक्टर नितेश तिवारी ही डायरेक्ट करने वाले हैं। और जो इंडिया की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है वाराणसी, उसको इंडिया की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर बाहुबली के डायरेक्टर द मैडमैन राजा मौली डायरेक्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली इंडिया की दो सबसे बड़ी मूवीज को इंडिया के दो सबसे बड़े डायरेक्टर्स डायरेक्ट कर रहे हैं, और ये चीज ऑटोमेटिकली इंडियन लेवल पे दोनों मूवीज को सबसे बड़ी मूवीज बना देती है। और हमें पता है कि इंडियन लेवल पे ये दोनों मूवीज सबसे बड़ी हिट है, बट इंटरनेशनल लेवल पे ये दोनों मूवीज कहां स्टैंड करती है, इस चीज का पता लगाने के लिए मैं तुम्हें कुछ 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसके बाद तुम्हें लगेगा कि ये दोनों मूवीज अवतार एंड एवेंजर्स लेवल पे खेल रही है। तो सबसे पहली चीज है बजट, जो तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन अब हम इन मूवीज के बजट को हॉलीवुड बिगीज से कंपेयर करेंगे, वो भी यूएस डॉलर्स में। तो वाराणसी का बजट है कुल ऑलमोस्ट 150 मिलियन, जो कि बराबर है इंसेप्शन एंड इंटरस्टेलर जैसी मूवीज से। वहीं रामायण की बात करें तो दोनों पार्ट्स का टोटल बजट है कुछ 500 मिलियन, बट हम फिलहाल पार्ट 1 के बजट की कंपेयर करेंगे जो कि है 250 मिलियन। और ये जो रामायण के 250 मिलियन का बजट है, ये हॉलीवुड के अवतार, कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर, इंटरस्टेलर और काफी सारी साइंस फिक्शन मूवी से ज्यादा है। तो बजट वाइज ये दोनों मूवीज हॉलीवुड मूवी से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अब जो दूसरी चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे सुन के तुम्हें लगेगा कि ये दो इंडियन मूवीज तो हॉलीवुड से भी बड़ी है, और वो है इन दोनों मूवीज में हॉलीवुड क्रू का इन्वॉल्वमेंट। एंड एज वी ऑल नो कि रामायण को एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर चार्ल्स रोबिन, जो कि डार्क नाइट एंड ओपेनहाइमर में भी इन्वॉल्व थे, वही प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। साथ ही साथ रामायण पर वीएफएक्स का काम नामित मल्होत्रा की डीएनईजी कंपनी कर रही है। तुम्हें पता ही होगा, फिर मैं बता दूं कि हॉलीवुड की ऑलमोस्ट हर बड़ी मूवीज लाइक ड्यून, इंटरस्टेलर में वीएफएक्स वर्क डीएनईजी ही करती है। और इस कंपनी ने लगभग 8 ऑस्कर जीते हैं। और यहाँ शॉकिंग बात यह है कि जिस कंपनी ने हॉलीवुड में 8 ऑस्कर्स जीते हैं, उस कंपनी के लिए सबसे बड़ा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट कौन सा है पता है? वो कोई और प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि वो है रामायण। The company that I own, DNEG, that's got all these Oscars. Ramayana is the hardest project, visual effects wise, we're doing in the world we've ever done. And what others have you done, just for context for the audience? I know. So we've done the Dune 1 and 2 that we've got Oscars for, all of Christopher Nolan's films from Batman Begins to Oppenheimer, Tenet, Interstellar, Dunkirk, you name it. Right. You know, those are all our films. The big Fast and the Furious movies, Lord of the Rings for TV, season 1 and 2, the Harry Potter movies back in the day. Even now on Superman we've done the 3D, on Jurassic World we've done the 3D. अब अगर ये उनके लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तो भैया नेक्स्ट ऑस्कर में वीएफएक्स डिपार्टमेंट में तो रामायण का ऑस्कर पक्का है। और क्या पता अगर हैंस जिमर एंड ए आर रहमान को जलवे दिखा दे तो म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी ऑस्कर मिल ही जाएगा। मेरी इन बातों से तुम समझ गए होगे कि स्केल वाइज रामायण हॉलीवुड की बड़ी मूवीज का भी बाप है। और अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के वीएफएक्स का काम मल्टीपल इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज देख रही है, जैसे कि फैंटम वीएफएक्स, डिम विले एंड मिस्ट वीएफएक्स स्टूडियो। और ये जो मिस्ट वीएफएक्स स्टूडियो है, इस स्टूडियो का इन्वॉल्वमेंट अवतार, एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर एंड स्पाइडरमैन जैसी प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखो बजट वाइज ये
दोनों मूवीज हॉलीवुड के बराबर है और अब टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी दोनों मूवीज हॉलीवुड को कड़ी टक्कर देगी। और अगर हम तीसरी चीज पे आए तो तुम्हें पता ही होगा कि हॉलीवुड की बड़ी मूवीज के कुछ मेजर पार्ट्स आईमैक्स कैमरा से शूट किए जाते हैं और रामायण एंड वाराणसी के भी कुछ मेजर सीन्स आईमैक्स कैमरे से ही शूट होंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया 1.43.1 एस्पेक्ट रेशियो, जिसको ट्रू आईमैक्स कहा जाता है, ऐसी वाली स्क्रीन इंडिया में है ही नहीं। और जब स्क्रीन ही नहीं है तो आईमैक्स में फिल्म शूट करके फायदा क्या है। इसलिए राजा मौली ने आईमैक्स वालों को धमका दिया है और कहा है कि अगर 2027 तक इंडिया में 1.43.1 एस्पेक्ट रेशियो वाला आईमैक्स थिएटर नहीं बना तो वो आईमैक्स ऑफिस पर रात भर दारू पी के हल्ला करेंगे। और फिर क्या था, आईमैक्स वालों का रिप्लाई आया और उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, हम करते हैं प्रबंध। अब देखो, जितनी चीजें मैंने तुम्हें बताई इससे तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि ये दो मूवीज इंटरनेशनल लेवल पे हॉलीवुड की बड़ी मूवीज को भी टक्कर देने की पोटेंशियल लगती है। और अगर हमें इन मूवीज को हिट कराना है तो मूवीज को कलेक्शन भी हॉलीवुड लेवल पे ही कराना पड़ेगा। लेकिन इंडियन मूवीज का ग्लोबल इंपैक्ट इतना बड़ा है ही नहीं कि हम हॉलीवुड लेवल की बिग बिजनेस कर सके और मूवीज को हिट करा सके। तो क्या इसका मतलब यह है कि दोनों ही मूवीज अपने हाई बजट की वजह से फ्लॉप होने वाली है? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि राजा मौली और नामित मल्होत्रा एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जिसकी हेल्प से दोनों ही मूवीज हॉलीवुड मूवीज की तरफ 400 to 500 मिलियन तक का कलेक्शन करेगी। साथ ही साथ क्या पता है दोनों मूवीज इंटरनेशनल मार्केट में हॉलीवुड के डोमिनेशन को भी खत्म कर दे। तो चलिए अब जानते हैं कि ये सब होगा कैसे। तो राजा मौली और नामित मल्होत्रा का जो ग्लोबल डोमिनेशन का मास्टर प्लान है उसमें टोटल 3 चीजें। और जो पहली चीज है वो ये है एसएस राजा मौली की खुद की पर्सनल ट्रिक। और वो ट्रिक ये है कि पिक्चर बड़ी बनाओ और उसे बेचो उससे भी 10 गुना ज्यादा बड़े प्राइस पे। पिक्चर बड़ी बनाओ लेकिन साला बेचो उससे ट्रिपल बड़ी पब्लिक को। ये मैंने राजमौली सर से सीखा। मुझे एक बात बताना ब्रो, राजा मौली को क्या जरूरत है प्रमोशन की? ऐसा सब सोचते हैं, ऐसा मैं भी सोचता हूँ। He did such a big event in Hyderabad. I have hosted that event. They made it such a big thing. First look, एक फुटेज नहीं है जो मूवी में है, जो उन्होंने दिखाया है it is completely rendered and created by VFX artists by the way, and it's so inspiring. मैं सोचता हूँ जब ये बंदा जिसने RRR बनाई, ऑस्कर जीते ये लोग, तो ये कर रहा है तो अपन क्या है इसके सामने भाई? अपन तो कुछ नहीं है। तो ये it works. True. But there are ways to do it. The best way is go talk about it. Don't reveal anything. Tell people, okay, this is happening, but don't reveal. Save it for the last. और राजा मौली की जो ट्रिक है ये फिल्म बिजनेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि फिल्में बनाना बहुत लोगों का आता है बट फिल्में बेचना बहुत कम लोगों का आता है। इसलिए तुम देखोगे कि इंडिया में हिट मूवीज का सक्सेस रेशियो मुश्किल से 10% के आसपास है। और ये मूवीज बेचने वाली स्किल का ना होना ही मेजर रीजन है बहुत सी अच्छी मूवीज के फ्लॉप होने का। लेकिन राजा मौली को अच्छे से पता है कि एक फिल्म को बेचना कैसे है। और अपनी फिल्म को बेचने के लिए ही राजा मौली ने वाराणसी के 3 मिनट का टीजर रिलीज किया था, वो भी हैदराबाद में। वाराणसी के पूरी कास्ट महेश बाबू, पीसी पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ एक मेगा इवेंट रखा गया था। और राजा मौली से इंस्पिरेशन लेते हुए नामित मल्होत्रा ने भी मुंबई में रामायण के मेजर कास्ट जैसे कि रणवीर, यश एंड साई पल्लवी के साथ उतना ही बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का पर्पस ये है कि तुम मूवीज की इतनी तगड़ी हाइप क्रिएट कर दो कि कोई चाह के भी तुम्हारी मूवीज को इग्नोर ना कर पाए। अब अगर सेकंड स्टेप की तरफ चले तो तुमने एक और चीज नोटिस करी होगी कि रामायण एंड वाराणसी के प्रमोशन रिलीज से 1 साल पहले ही शुरू हो गया था। इवन राजा मौली एंड वाराणसी की कास्ट ने तो वेस्टर्न मीडिया को इंटरव्यूज भी देना शुरू कर दिया था। और ये लोग 1 साल पहले प्रमोशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार भी हॉलीवुड मूवीज की तरह ग्लोबली अपनी मूवीज की हाइप क्रिएट कर पाए। मतलब आप 2 महीने के प्रमोशन से एक कंट्री में हाइप क्रिएट कर सकते हो, बट अगर आपको पूरी दुनिया में हाइप क्रिएट करनी है तो फिर आपको एटलीस्ट 1 साल पहले प्रमोशन स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। तो अब अगर ये लोग पूरी दुनिया में हाइप क्रिएट कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि इन दोनों मूवीज को भी हॉलीवुड डिस्ट्रीब्यूटर ही ग्लोबली रिलीज करेंगे ताकि दोनों ही मूवीज को वाइड रिलीज मिल पाए। बट यहाँ पे तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और वो ये है कि ये पहली बार नहीं है जब कोई इंडियन फिल्म को हॉलीवुड डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इससे पहले भी चांदनी चक टू चाइना को वार्नर ब्रोस ने, जक्का जासूस को डिज्नी ने और लाल सिंह चड्ढा को पैरामाउंट पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करा था। और ये तीनों ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई थी। तो क्या ये चीज वाराणसी एंड रामायण के साथ भी होने के चांसेस हैं? मैं कहूंगा कि है तो, बट हम उस पर आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो रामायण और वाराणसी को अगर अच्छे से सेल किया जाए, मार्केटिंग अच्छे से की जाए और ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से किया जाए तो क्या ये दोनों मूवीज अपने ह्यूमंगस बजट को रिकवर कर पाएंगी? देखो, इसका जवाब 1 वर्ड में देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इन दोनों मूवीज को लेके एक डिटेल प्रेडिक्शन करेंगे। और प्रेडिक्शन करने से पहले मैं तुम्हें इंडियन मार्केट की पोटेंशियल बता देता हूँ। तो अगर हम इंडिया के मेजर लैंग्वेज के हाईएस्ट ग्रॉसर्स देखें, जैसे कि हिंदी में धुरंधर ने ऑलमोस्ट 900 करोड़, तेलुगु में RRR ने 400 करोड़, तमिल में लियो ने 270 करोड़, तो कन्नड़ा में कांतारा चैप्टर 1 ने 200 करोड़ प्लस एंड मलयालम में लोगा ने 150 करोड़ तक का कलेक्शन किया है। तो अगर हम इन नंबर्स को कंबाइन कर दें तो टोटल नंबर्स कुछ आता है 2000 करोड़ के आस। तो एज ऑफ नाउ इंडियन मार्केट का पीक पोटेंशियल 2000 करोड़ है। तो अगर हम पहले वाराणसी की बात करें तो वाराणसी अगर मास्टरपीस निकल जाती है तो उसमें पोटेंशियल है ऑलमोस्ट 2000 करोड़ सिर्फ इंडिया से करने का। बट राजा मौली ये फिल्म सिर्फ इंडिया में सक्सेस पाने के पर्पस से बना ही नहीं रहे, उन्हें तो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मार्केट को पेनिट्रेट करना है और स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन मार्केट को, क्योंकि आरआरआर के बाद नॉर्थ अमेरिका में राजा मौली काफी बड़ा नाम बन चुके हैं। तो अगर हम वाराणसी के ओवरसीज पोटेंशियल की बात करें तो देखो इंडिया में एसआरके एक ऐसे स्टार है जो बिना कोई खास ओवरसीज प्रमोशन के भी पठान एंड जवान से ऑलमोस्ट 50 मिलियन करवा सकते हैं। और ओवरसीज में बिना ढंग के प्रमोशन के अगर पठान जवान इतना कर सकती है तो सोचो तगड़े प्रमोशन के बाद राजा मौली की वाराणसी कितना करेगी। अब अगर मैं पर्सनल प्रेडिक्शन की अगर बात करूं तो मिनिमम ओवरसीज से वाराणसी 100 मिलियन तो करेगी और मैक्सिमम 150 मिलियन से 200 मिलियन तक। और तो मैं एक और चीज बता दूं कि राजा मौली नॉर्थ अमेरिका मार्केट में वाराणसी का बहुत प्रमोशन करने वाले हैं, क्योंकि ओवरसीज में राजा मौली का सबसे बड़ा फैन बेस नॉर्थ अमेरिका में तो है ही, अगर वाराणसी मास्टरपीस निकलती है तो वहां की ऑडियंस से क्लिक कर जाती है तो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में वाराणसी का पीक पोटेंशियल 128 मिलियन के आसपास है। और ये नंबर्स मैं इसलिए बता पाया क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन फिल्म है वो एक चाइनीज फिल्म क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन थी, जिसने नॉर्थ अमेरिका से 128 मिलियन का कलेक्शन किया था और ये सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फॉरेन फिल्म भी थी। वही लाइफ इज ब्यूटीफुल उसने सिर्फ 57 मिलियन करा था और एसएसआर के बाहुबली 2 इस लिस्ट में 14 नंबर पे आती है विद 20 मिलियन कलेक्शन। तो 127 मिलियन का नंबर वाराणसी के लिए पॉसिबल है, बट वो नंबर अचीव होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इकलौती फॉरेन फिल्म है जिसने नॉर्थ अमेरिका में 100 मिलियन किया था। तो आई थिंक वाराणसी के लिए नॉर्थ अमेरिका में जो रियलिस्टिक नंबर होगा वो कुछ 50 मिलियन के आसपास होगा और मेरे अकॉर्डिंग 50 मिलियन नॉर्थ अमेरिका से, बाकी 15 मिलियन बाकी दूसरे मार्केट से। सो एज ऑफ नाउ मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग वाराणसी का रियलिस्टिक ओवरसीज नंबर 100 मिलियन के आसपास होगा और अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो ज्यादा भी हो सकता है। और अगर हम इंडियन ओवरसीज दोनों का कंबाइंड करें तो वाराणसी का टोटल वर्ल्ड वाइड 300 से 350 मिलियन के बीच में आएगा। बाकी अगर कोई चमत्कार हो जाए और ये नंबर अगर 500 मिलियन तक चले जाए तो भी मैं नहीं चौंकूंगा। अब अगर रामायण की बात करें तो जिसके पार्ट 1 का बजट 2000 करोड़ के आसपास है, तो अगर रामायण मास्टरपीस बनती है तो इंडिया में 2000 करोड़ कमा भी लेती है तो भी ये फिल्म हिट नहीं मानी जाएगी क्योंकि इसका बजट ही 2000 करोड़ है। अगर रामायण की ओवरसीज पोटेंशियल की बात करें तो देखो रामायण जो है ना वो वर्ल्ड वाइड 40 लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली है इंक्लूडिंग चाइनीज, जापानीज एंड इंग्लिश। तो मेरे अकॉर्डिंग जिस लेवल पे इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए रामायण को ओवरसीज से मिनिमम 200 से 250 मिलियन तो करना ही चाहिए। और वैसे भी रामायण को सिर्फ हिट का टैग के लिए ओवरसीज से 250 मिलियन तो करना ही होगा। तो 250 मिलियन के बजट है रामायण, अगर हम इंडिया के 2000 करोड़ वाले कलेक्शन को ऐड भी कर दे और उसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट करे तो उसका ओवरसीज 250 मिलियन वाला ही होगा। और उस नंबर को अगर वर्ल्ड वाइड से कंबाइन कर दे तो रामायण आई थिंक वर्ल्ड वाइड 450 मिलियन से 500 मिलियन तक जानी चाहिए। बाकी ये फिल्म चाइनीज में भी रिलीज हो रही है और अगर वहां से फिल्म चल गई तो इस फिल्म का कलेक्शन कितना होगा वो इमेजिन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बाकी अगर रामायण पार्ट 1 किसी भी तरह से 500 मिलियन के आसपास कलेक्शन करती है तो हम डैम श्योर कि रामायण पार्ट 2 के चांसेस 1 बिलियन का मार्क भी क्रॉस कर लेंगे। एंड आई नो कि सुनने में थोड़ा फनी एंड इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बट अगर हम सपना ही देख रहे हैं तो थोड़ा बड़ा क्यों ना देखें। और अगर ये दोनों ही मूवीज उतनी बड़ी हिट गई जितना हम सोच रहे हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि इंटरनेशनल लेवल पे आने वाले 10 सालों में इंडियन सिनेमा हॉलीवुड को भी रिप्लेस कर सकता है। और वो होगा कैसे, चलिए अब उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो रामायण वाराणसी ग्लोबल हिट साबित होती है तो दो बड़ी चीजें होगी। पहली ये कि इंटरनेशनल ऑडियंस अब इंडियन मूवीज को ज्यादा अटेंशन देगी और वहां की ऑडियंस ज्यादा अटेंशन देगी तो सिंपल सी बात है कि इंडियन मूवीज का मार्केट और भी ज्यादा ग्रो करेगा। और यहीं पे आती है दूसरी चीज, वो ये है कि अगर रामायण एंड वाराणसी बिग ग्लोबल हिट्स होती है और ग्लोबली ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाती है तो साथ ही साथ इन मूवीज की सक्सेस को देखते हुए हॉलीवुड इन्वेस्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स इंडियन मूवीज में रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, जिससे इंडियन सिनेमा का बजट का इशू कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी हॉलीवुड ने इंडिया में मूवीज प्रोड्यूस नहीं किए, उन्होंने मूवीज प्रोड्यूस की है, लाइक वार्नर ब्रोस की चांदनी चौक टू चाइना, फिर डिज्नी ने जग्गा जासूस वगैरह को किया था, बट ये दोनों मूवीज फ्लॉप थी जिसकी वजह से हॉलीवुड के जायंट्स ने इंडिया में दोबारा पैसे लगाने का सोचा ही नहीं। बट जब वहां के जायंट्स देखेंगे कि कैसे इंडियन सिनेमा रामायण, वाराणसी, आरआरआर जैसी ग्लोबल हिट्स दे रहा है वो भी बैक टू बैक, तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा मल्टीपल इंडियन मूवीज में इन्वेस्ट करने का। अब देखो एक और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया का डोमिनेशन होगा अगर वाराणसी और रामायण अच्छी निकलती है तो, और वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ऑस्कर्स। तो तुम्हें पता ही होगा कि इंडिया की तरफ से ऑस्कर में अब तक कोई खास झंडा नहीं गाड़ पाया, बट अगर हो जाए जो कि हम सोच रहे हैं तो ऑस्कर्स में इंडिया मल्टीपल ऑस्कर्स जीतेगा। एंड आई नो कि तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ भी बोल रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जिसके होने के चांसेस काफी ज्यादा है। एंड एज यू नो कि डीएनईजी रामायण का वीएफएक्स कर रही है जिसने 8 ऑस्कर्स जीते हैं और रामायण उनका बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, तो सिंपल सी बात है कि अपने बिगेस्ट प्रोजेक्ट में वो अपना बेस्ट तो देंगे, और अगर बेस्ट देंगे तो रामायण के लिए ऑस्कर्स की बारिश होने वाली है। एंड आई थिंक रामायण एक मास्टरपीस फिल्म बन के निकलती है तो क्या पता बेस्ट फॉरेन कैटेगरी में भी हमें ऑस्कर मिल जाए। अब अगर वाराणसी की बात करें तो ऑस्कर जीतने का पोटेंशियल इस मूवी में भी है। अब वो पता नहीं कि जीते किस डिपार्टमेंट में, सॉन्ग्स के लिए मिलेगा, डायरेक्शन के लिए मिलेगा, आई डोंट नो, बट एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें वाराणसी को ऑस्कर मिलने के बहुत ही हाई चांसेस है और वो डिपार्टमेंट है एक्शन और स्टंट डिपार्टमेंट का। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑस्कर में एक्शन और स्टंट से रिलेटेड एक नई कैटेगरी आने वाली है और हमें पता ही है कि राजा मौली की मूवीज का एक्शन वर्ल्ड वाइड में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म माना जाता है। सो आई थिंक बहुत ही हाई चांसेस है कि वाराणसी में जो 25 मिनट का रामायण बैटल वाला सीन दिखाया जाएगा उसके लिए वाराणसी को ऑस्कर मिल जाए। और भाई साहब अगर इन दोनों मूवीज को किसी भी डिपार्टमेंट में ऑस्कर मिल जाए तो पूरी दुनिया की नजर सिर्फ इंडियन सिनेमा पे होगी। एंड आई थिंक ये बिल्कुल
परफेक्ट टाइम है वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के डोमिनेशन के लिए, क्योंकि हॉलीवुड बार बार अपनी वही फ्रेंचाइज मूवीज बनाता रहता है, या फिर पुरानी मूवीज के रीमेक, या फिर अपनी क्लासिकल एनिमेटेड मूवीज के लिए एक्शन। सो एज ऑफ नाउ हॉलीवुड में ओरिजिनलिटी एंड ब्लॉकबस्टर सिनेमा की बहुत ही कमी है। ऑन द अदर हैंड करंटली इंडिया के पास बिल्कुल नए एंड फ्रेश स्टोरीज का खजाना है, और अगर उस खजाने को सही से यूटिलाइज इंडियन फिल्म मेकर्स ने किया, देन नेक्स्ट 10 इयर्स में हम लोग हॉलीवुड से भी आगे होंगे और हॉलीवुड को बोलेंगे कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। बट अगर मान लो कि ये दोनों ही मूवीज फ्लॉप हो जाए तो भैया फिर क्या होगा? फिर तो वही होगा जो हमेशा से होते आया है। कोई इन दो मूवीज के फ्लॉप होने के बाद अगले 15-20 साल तक कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर इतने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स बनाने का रिस्क ही नहीं लेगा, और जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। और फिर इंडिया की हर इंडस्ट्री में वही रेगुलर मास मसाला एंटरटेनर, रोम कॉम्स, ये सारी हॉरर कॉमेडी देखने को मिलेगी, और इंडियन सिनेमा दो मूवीज के फेलियर की वजह से ऑलमोस्ट 20 साल पीछे चली जाएगी। तो गाइस अब बस होप करो कि ये दोनों मूवीज चल जाए, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है 20 साल पीछे जाने का। और अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब मारो। बस 5% ऑडियंस ही ऐसा करती है, तो ऐसा कर दिया करो यार, जिससे वीडियो की रीच और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमें भी इस तरह की 4-5 दिन वाली केस स्टडीज बनाने का मोटिवेशन मिले। और एक बात, आपके हाई डिमांड पे अरिजीत सिंह की राइज ऑफ स्टार बनाई थी, उसे आपने सपोर्ट नहीं करा, तो आप ही बताओ कि हाई डिमांड वाली वीडियोस कैसे बनाए। तो भाई अभी भी जाओ और सपोर्ट दिखाओ उस वीडियो पे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।